जय हिंद दोस्तों, मैं हूं उदित और आप देख रहे हैं जियो टॉक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी करिए। आज बात करेंगे दोस्तों बलूचिस्तान के बारे में। आप सभी ने नाम सुना होगा बलूचिस्तान का, कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर एक प्रोविंस है। बेसिकली जो बलूचिस्तान का इलाका है वो 3 देशों में मिलता है। वैसे तो ईरान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, बट जो ज्यादा एरिया है, मेजोरिटी एरिया, वो पाकिस्तान के अंदर आता है। अब बलोचिस्तान का जो इलाका है और उसकी जो पॉलिटिक्स है और उसके बारे में जो लोग कहा जाता है, जो बोला जाता है, इवन पाकिस्तान के अंदर से और बाहर भी, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो मैंने सोचा आज बलोचिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बनाया जाए वीडियो, बताने के लिए कि बलोचिस्तान की जो प्रॉब्लम है और बलोचिस्तान के बारे में जो लोगों को नॉलेज नहीं है वो क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बलोचिस्तान के बारे में। तो जैसे बलोचिस्तान जो पाकिस्तान का अंदर की प्रोविंस है, ये साइज में जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रोविंस है। पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। और जो हमारा इन्होंने घेर रखा है, जिसे आजाद कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब बलूचिस्तान इनमें पाकिस्तान में सबसे बड़ी साइज में सबसे बड़ी प्रोविंस है। लगभग 46 से 48% का जो इलाका पाकिस्तान का है वो बलूचिस्तान के अंदर आता है। और जो बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है वो सबसे लोएस्ट है पूरे पाकिस्तान में। सबसे कम जो प्रोविंस है बलूचिस्तान की, उसमें पॉपुलेशन बलोचों की सबसे कम है। इवन बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच लोग हैं, जो वहां के इंडिजिनियस पीपल हैं, बलोच जिन्हें कहते हैं बलोच, वो बलोच लोग वहां पे भी माइनॉरिटी है, क्योंकि वहां पश्तून ज्यादा है, पठान जिन्हें कहते हैं, वो भी उनसे ज्यादा है बलूचिस्तान में। खैर, अब इसकी शुरुआत होती है, हमारी हिस्ट्री जब से हुई थी, कि जब बंटवारा हुआ था, तो जैसा आपको पता है कि इंडिया में 500 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स थी, तो सबको ऑप्शन दिया गया था कि आप इंडिया में आना चाहते हैं, पाकिस्तान में आना चाहते हैं। वैसे ही बलोचिस्तान में भी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, कलात की। तो तब जब उन्हें ऑप्शन दिया गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो भाई इंडिया में मिलना है, क्योंकि वो जो बलोच लोग हैं, वो जिसे कहते हैं कि वो रेडिकल इस्लामिस्ट टाइप के लोग नहीं है। वहां पर जो इस्लाम है वो वैसा कट्टरवादी इस्लाम नहीं है जो पाकिस्तान के और इलाकों में आता है, पंजाब में, सिंध में, केपीके में। तो उनका जो प्रेफरेंस था वो ज्यादातर कहा था कि इंडिया की तरफ आ जाए। पर तब हमारे नेहरू साहब ने कहा कि अरे बॉर्डर नहीं मिलता, राजस्थान से 200 किलोमीटर दूर है, कैसे कंट्रोल करेंगे टेरिटरी। अब इसके भी काउंटर क्वेश्चन में लोग कह देते हैं कि भैया जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में तो 1200 किलोमीटर का गैप था, जब वो एक देश बन गए तो आपको बलूचिस्तान 200 किलोमीटर दूर जाने में क्या तकलीफ हो रही थी। खैर एनीवे, तब खान ऑफ कलात को पाकिस्तान में जो इनके कायदे आजम है मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने फोर्स करा कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करिए पाकिस्तान में आने का। जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बात नहीं मानी तो फिर उन्हें मजबूरी में फोर्स करा गया, तो उन्होंने फिर साइन करा। और ये भी आपको बात बता दें कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो जो खान ऑफ कलात, जो राजा था वहां का, कलात स्टेट का, प्रिंसली स्टेट का, उसके लॉयर रह चुके थे। उन्होंने ब्रिटिश के लिए नेगोशिएट करा था, खान ऑफ कलात की तरफ से, बलूचिस्तान के राजा की तरफ से ब्रिटिश के लिए। और उन्हें 3 अगस्त को अलग आजादी दिलाई थी 1947 में। हमारे को 14 और हमारे को 15 अगस्त को, पाकिस्तान 14 अगस्त कहता है। खैर एनीवे, तो उसके बाद जब पहले ही दिन से जब खान ऑफ कलात ने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन करा था पाकिस्तान में मिलने का, तो उसका जो भाई था उसने बगावत कर दी और वो पहाड़ों पे चला गया रेबेलियन करने के लिए, कि भाई हमें पाकिस्तान में नहीं मिलना, या तो हमें इंडिपेंडेंस दो, अब इंडिया में मिलने का हमारा चांस खत्म हो गया, तो हमें एक अलग आजाद देश बना दो। तो जो पहली इंसर्जेंसी हुई थी बलूचिस्तान में, वो 1948 में तभी स्टार्ट हो गई थी, जब पाकिस्तान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया था खान ऑफ कलात से। अब ये जब पहली इंसर्जेंसी हुई तो ये चली 2 साल, 50 तक। फिर पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर ऑपरेशंस करे, मारा पीटा गांव में जाके। अच्छा, एक ये बहुत फेमस बात है, जो पाकिस्तान की फौज है वो जुल्म जो कर रही है वो तब से ही कर रही है जैसे बनाया है, क्योंकि जो पाकिस्तान की फौज है वो मेजोरिटी जो उसमें उस समय पे, अब तो ये जो सिचुएशन है और थोड़ी चेंज हो गई है, बट 1948 में जो मेजोरिटी थी वो पंजाबी की थी, जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, और पश्तून्स की थी, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो अब खैबर पख्तूनख्वा हो गए, वहां के लोगों की थी। पठान और पंजाबी ज्यादा थे, सिंधी बलोच नहीं थे आर्मी में इतने लोग। तो हमेशा से पलड़ा भारी रहता था, ऑफिसर क्लास से लेके नीचे जवान तक सब जो मेजोरिटी रहते थे। तो फिर वो एक हो जाता है ना कि डिफरेंस आ जाता है कि अरे यार हमारे तो लोग है नहीं, तो फिर एक ऑपरेशंस जो आर्मी करती है वो और ज्यादा बेरहमी से करती है। अब उन्होंने पहली इंसर्जेंसी को दबाया, फिर सेकंड इंसर्जेंसी दोबारा चालू हुई थी 58 में, 1958 में, जो 2 साल फिर चली 1960 तक। फिर इन्होंने उनके बलूचिस्तान के बतेरे पॉलिटिकल लीडर्स को, और वहां पर ऑपरेशंस करे, उनके पॉलिटिकल लीडर्स को उठा के जेल में डाल दिया। भाई बच्चों को उठा उठा के ले जाके हेलीकॉप्टरों से नीचे फेंक देते कि गांव में एक बच्चा, 4 बच्चे उठा के उन्हें हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया कि मन डर बैठ जाए, दहशत बैठ जाए गांव वालों में, तो अब बगावत ना करें।
और बलूचिस्तान का इलाका बहुत ज्यादा पहाड़ियों वाला इलाका और बिल्कुल एकदम से सूखा रेगिस्तान है। तो वहां पर क्या है कि केव्स भी हैं और गुफाएं भी हैं, तो काफी इंसर्जेंसी इसलिए भी थोड़ी चल जाती थी कई सालों तक, क्योंकि उन्हें छुपने के काफी जगह मिल जाती थी। और उस समय इतनी एडवांस ड्रोन वगैरह वाला सिस्टम तो होता नहीं था 60s में 50s में कि भाई हेलीकॉप्टर वगैरह ही भेजते थे ये लोग ढूंढने के लिए कि वो कहां से हमले कर रहे हैं। तो वो इंसर्जेंसी रखते थे कि पाकिस्तान की फौज पे हमला कर दिया, कहीं उनकी चौकी पे हमला कर दिया पुलिस वालों की, या उनकी फौज के किसी उस पर हमला कर दिया, तो ये चलता रहता। फिर क्या बोलते हैं, तीसरी इंसर्जेंसी चालू हुई 1963 में, जो खत्म हुई 1969 में। अब उस इंसर्जेंसी में जो मेन आर्मी कमांडर था वो फेमस, आपने नाम सुना होगा, जनरल टिक्का खान। टिक्का खान कौन था? जिसे बुचर ऑफ बंगाल कहा गया था, जिसने आके बंगाल में बंगालियों का नरसंहार करा था 1971 में, जो बांग्लादेश की वॉर हुई थी, जिसने ओपनली अपनी फौज को इजाजत दे रखी थी कि आपके को इन्हें दबाने के लिए इंटेलेक्चुअल्स को मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रेप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बंदे को उससे पहले बुचर ऑफ बंगाल से पहले उसका नाम बुचर ऑफ बलोचिस्तान बोलते थे उसे, क्योंकि उसने बलोचिस्तान में वही टैक्टिक्स अपनाई थी। गनशिप हेलीकॉप्टर घुसा दिए, गांव के गांव उड़ा दिए, मिसाइलें मार के, रॉकेट्स मार के। अब इसको हम आते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब ऐसा चलता रहा, छोटी मोटी इंसर्जेंसी होती रही। अब टिक्का खान बांग्लादेश में गया, फिर पकड़ा गया था, यहां पर बैठ के 2.5 साल हमारी फौज ने ब्लैक लेवल पिलाई थी, खूब बढ़िया गोल्स खिलाया था, सब करा था, यही वापस गए। अब आप एक माइंडसेट भी समझिए इसमें, इस बलूचिस्तान की बात जानने के लिए आपको एक पाकिस्तानी फौज का माइंडसेट समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कि जो बंदा कह रहा है कि हमने बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान खो दिया और बांग्लादेश बन गया, वो इस वजह से बना कि यार हमने 30 लाख लोग मार दिया, अगर 60 लाख लोग मारते तो शायद आज भी हमारा हिस्सा होता। इनको फिर पाकिस्तान की जो सरकार है या मिलिट्री कह लीजिए, बेसिकली सरकार तो वहां क्या है, वो फौजी देश चलाती है पाकिस्तान का, तो वहां पर सितारा है पाकिस्तान, जो हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर होता है वो उस आदमी को दिया जाता है जो वहां पर नरसंहार करता है बंगालियों को, और उससे पहले 5 साल पहले बलोचों का करता था बलूचिस्तान में। तो ये तो उनकी फौज का माइंडसेट है। खैर एनीवे, तो उनकी फौज का स्टार्टिंग से ही ये रहा है कि दबा दो, आवाज किसी की निकलने नहीं देनी है, जो हमारे खिलाफ बोले, चाहे वो फिर बलोच हो, पश्तून हो या कोई भी हो, उसे दबा के रखना है हमें। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जो ये इस समय प्रेजेंट इंसर्जेंसी चल रही है, ये 2003 में चालू हुई थी। इस इंसर्जेंसी का जो स्टार्ट होने का कारण है वो है सीपैक। नाम सुना होगा आपने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बेसिकली वो कई बिलियन डॉलर का था। चाइना ने इन्वेस्टमेंट करी कि हम पोर्ट बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम रेल्स बनाएंगे, रेल सड़कें बनाएंगे, पूरा जो काशगर, जो चाइना की शिनजियांग प्रोविंस से लेकर नीचे बलोचिस्तान के ग्वादर तक हम पूरी रोड बनाएंगे जो पूरे पाकिस्तान को कवर करते हुए जाएगी। तो इससे इन्वेस्टमेंट आएगी, कंपनीज खुलेंगी, लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पैसा आएगा, सब आएगा। तो एक बहुत शोशाबाजी हवा से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया था। अब ये जो सीपैक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था, इसको जो मेन इसका फोकस है वो बलोचिस्तान प्रोविंस में ही आता है। अब जाहिर सी बात है, बलोच लोगों का ये कहना है कि भाई अब ये आप यहाँ पर ला रहे हैं, एक तो हमारे इलाके में ऑलरेडी माइनॉरिटी में, आपने यहाँ ला के बाहर से एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉयमेंट के लिए पंजाबियों को लाके बसा देते हैं पंजाब प्रोविंस से, या पश्तूनों को। उसके बाद फिर हमें, हमारा अगर हम कुछ प्रोटेस्ट पीसफुल करते हैं तो आप हम पे लाठीचार्ज करते हैं, हमें मारते हैं, बंदूक उठा लेते हैं, पूरे गांव के गांव उड़ा देते हैं। अब आप लाके यहाँ चाइनीज को बिठा रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई प्रोजेक्ट आएगा तो चाइनीज वर्कर हजारों की तादाद में वहां आए। अब उनके लिए वहां पर उन्होंने बिल्कुल बढ़िया फैसिलिटीज बनाई। तो बलोच लोगों का ये कहना है कि भाई हम आपका हिस्सा 1948 से है, आपने यहाँ पर कुछ कख क्या बोलते हैं डेवलपमेंट नहीं करी। जैसे ही आपका सीपैक बना तो आपने इनके लिए सब बना दिया भैया। चाइनीज को फैसिलिटेट करने के लिए आपने यहाँ बियर बार भी खोल दिए, मॉल भी बना दिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बना दिए, मार्केटें खोल दी, सब कर दिया। तो बेसिकली ये इंसर्जेंसी चालू हुई थी सीपैक के खिलाफ कि ये हमारी जमीन पे हम नहीं करने देंगे, बाहर वालों को नहीं आने देंगे। क्योंकि बलोचों का ये मानना है कि ऑलरेडी जो ये पाकिस्तानी पंजाबी जो एस्टेब्लिशमेंट है या फौज है, ये ऑलरेडी हम पे, हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठी हुई है, हमें इनसे तो निजात मिल नहीं रही। अब ये हमारे ऊपर चाइनीज को भी लाके बिठा रहे हैं। तो तब से ये चौथी इंसर्जेंसी चालू हुई थी, जो अभी तक प्रेजेंट टाइम तक चल रही है। और खबर आज को बता दूं, आज ही सुबह क्वेटा जो बलूचिस्तान की कैपिटल है, वहां पर एक बॉम्बिंग, सुसाइड बॉम्बिंग करी है, जिसकी जिम्मेदारी बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है, जिसमें इनके 25 फौजी मारे जा चुके हैं और कई घायल हो चुके हैं, 40 से 42 लोग। अब उसकी डिटेल अभी और आएगी कितने उसमें सिविलियंस भी गए थे। बट बेसिकली ये कॉन्वॉयस पे हमला करना, एम्बुशेस करना, आईईडी लगाना रोडों पे, और पाकिस्तानी चौकियों पे हमला करना फौज की या पुलिस की, ये सब चलता रहता है बलूचिस्तान में, हर जगह फैला हुआ है। अब ये जो चौथी इंसर्जेंसी चल रही है, इसके पीछे जो रीजन है, इसके पीछे आपको मैंने बताया कि जैसे सीपैक के उसमें खड़ी हुई थी एंटी सीपैक, एंटी चाइनीज, तो ये चाइनीज पे भी बहुत हमले करते हैं। इस चक्कर में चाइनीज सरकार भी इनसे बहुत, पाकिस्तान की आर्मी से और पाकिस्तान की सरकार से ये बोलती है कि आप इन्हें कंट्रोल क्यों नहीं करते।
अब आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में 2024 के नवंबर में तो ऐसा हाल है कि पाकिस्तान का लगभग जितना कहा था 50 से 60% जो पाकिस्तान की जमीन है उस पर पाकिस्तानी फौज का कंट्रोल नहीं है। आधा जगह टीटीपी तहरीक तालिबान घेर चुकी है और कई सारे इलाकों पे बीएलए और बीएलएफ जो बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट है वहां पर चलते कि वहां पर जो चौकी वगैरह सब इनकी हटा दी है, वहां पर फौज हट चुकी है काफी इलाकों से। खैर एनीवे वो अलग टॉपिक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। जो अफगान और पश्तून इंसर्जेंसी है या तालिबान के ऊपर, वो अलग करेंगे। बट ये टॉपिक आज का बलूचिस्तान के ऊपर है। अभी इन्होंने 2 महीने पहले अगस्त में हमला करा था, 9 जिलों पे एक साथ हमला करा था। 146 पाकिस्तानी फौजी मारे थे एक दिन के अंदर, और 3 दिन तक कई इलाकों पे कब्जा करके रखा था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जब हम चाहें, अपनी मर्जी से चाहें, हमला कर सकते हैं और इलाकों पे कब्जा करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने पूरे रेल लाइंस, पोस्ट ऑफिस और जो जितनी भी कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन के थे वो सारे उड़ा के कंट्रोल कर लिया था कि कोई अंदर ही ना आ पाए, बाहर ही ना निकल पाए। पाकिस्तान को एयर पावर भेजनी पड़ती है, मतलब ग्राउंड से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था पाकिस्तानी फौज के लिए वो उन इलाकों को, टेरिटरी को वापस कैप्चर करना। तो ये तो इस समय की हालत है। अब जो ये इंसर्जेंसी है खासकर से पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बीएलए जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनमें जो सबसे ज्यादा कहते हैं कि पावरफुल यही बीएलए मानी जाती है। अब बीएलए या बीएलएफ या अलग अलग जो देश है, अलग अलग जो संगठन है, ये कोऑपरेट भी करते हैं और कई बार अलग अलग ऑपरेशंस भी करते हैं। तो अब ये 2-3 साल से इंसर्जेंसी ऐसी हो गई है कि पाकिस्तानी फौज को समझ में आ रहा है कि हम क्या करें भाई, पकड़ नहीं पा रहे हैं, ऑपरेशंस करते हैं। फिर वो ऑपरेशंस करने का पाकिस्तानी फौज का तरीका यही है ना कि भाई पता चल गया कि हमला बलोच ने कराया या बीएलए ने कराया या बीएलएफ ने कराया। आप जाओ, पता चला कि कोई एक बंदा इस गांव का बीएलए का है, पूरे गांव के गांव को पीट दो, पूरे गांव के लड़कों को, जवानों को उठा के गायब कर दो। बलूचिस्तान में एक ये बहुत प्रॉब्लम है, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, लड़कों को उठा लेते हैं। और यही नहीं कि सिर्फ बलूचिस्तान से उठ रहे हैं, जो बलोच बच्चे लाहौर में, कराची में कॉलेजेस में पढ़ने आते हैं, उन लोगों को वहां से उठाते हैं टेररिज्म के चार्जेस पे और गायब कर देते हैं। वहां पर मतलब लेडीज का इतना बुरा हाल है बलूचिस्तान में कि वो ये कहती है कि भाई हमारे पति 10 साल से गायब है, हमें ये नहीं पता कि हम विधवाएं की शादीशुदा है। कईयों के भाई 5-5 साल से गायब है, कईयों के बेटे गायब है। इसमें अब एक और चीज निकली है, ये तो मैंने आपको बताया आर्म्ड इंसर्जेंसी। अब इसमें एक बलोच यजती कमेटी है जिसका आपने नाम सुना होगा, लीडर का मेहरांग बलोच, वेरी पावरफुल, वेरी जिसे कहते हैं ना कि दमदार लेडी और जिगरे वाली हैं। तो वो अब प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो पीसफुल कर रही हैं, वो हथियार नहीं उठा रही। जो बीएलए बीएलएफ वगैरह वो तो कहते हैं कि भाई हमें बलूचिस्तान को आजाद करना है पाकिस्तान से, तो हम लड़के आजाद करवाएंगे, मार के आजाद करवाएंगे। अब जो ये बलोच यजती कमेटी बैठी है, जो बनी है ऑर्गेनाइजेशन, ये पीसफुल सिविलियन की वो है कि ये धरने लेके बैठते हैं कि भाई हमें हमारे हक के वो दो। वो ये कह रहे हैं कि हमें अलग नहीं होना पाकिस्तान से, पर कम से कम हमें पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स और लोगों को मिलते हैं वो भी तो हमें दीजिए। अब इसका इन्हें नहीं समझ में आता पाकिस्तानी फौज को क्या करें। पाकिस्तानी फौज को आर्म्ड इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना आता है कि जो हथियार उठाएगा ठोक दो, पूरे गांव उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सब लड़कों को उठा लो, जितने भी जैसे कहते हैं मिलिट्री एज लड़के हैं, किसी शहर में गए, किसी गांव में गए, 16 साल से लेकर 40 साल तक जितने बंदे हैं सबको उठा लो। पर जो ये पीसफुल मूवमेंट है, सिविलियन मूवमेंट है, इसका इन्हें समझ में नहीं आता क्या करें। पिछले साल मेहरांग बलोच अपनी लेडीज को लेके मार्च करा था, बलूचिस्तान से लेके इस्लामाबाद आके बैठे थे। अब बूढ़ी औरतों पे, लड़कियों पे, बच्चियों पे दिसंबर जनवरी की ठंड में पानी से ठंडा पानी मार मार के भगाया बेचारों को वहां से। तो मतलब ये हाल करते हैं। तो 2 तरह के बलोच हैं। अब पाकिस्तानी फौज को समझ में नहीं आता कि एक तो बंदूक वाला बलोच है, उसके साथ क्या करें। ये जो धरने पे पीसफुली बैठा कि हमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे राइट्स दे दो, भैया कम से कम हमें ये तो बता दो कि जो आपने हमारा भाई और जो हमारा बेटा गायब कर रखा है 5 साल से, वो जिंदा है, मर गया, हम जाके नमाज पढ़ लेंगे उसकी कब्र में, हमें ये तो पता चले कि हम विधवा हैं कि शादीशुदा हैं। तो ये जो ग्रीवेंसेस हैं, इसको एड्रेस करने में बहुत दिक्कत आती है पाकिस्तानी फौज को। आर्म्ड इंसर्जेंसी को कंट्रोल कर लेती है। तो बलूचिस्तान में अभी ये हाल है कि जो वहां की पॉपुलेशन है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं पाकिस्तान की स्टेट से, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल एस्ट्रेंड हो चुकी है। भरोसा उनका बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब इसमें जो भविष्य में डेवलपमेंट होगी उसके बारे में आपको बताते रहे, पर इसकी बेसिकली हिस्ट्री ये है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दे कि जो मुशर्रफ साहब थे, परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान का जो चौथा डिक्टेटर था, आर्मी चीफ, 2000 से लेकर 2008 तक प्रेसिडेंट भी रहा वो, उसने नवाब अकबर खान बुख्ती को मरवाया था। नवाब अकबर खान बुख्ती बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर रह चुका था। बहुत जिसे कहते हैं माननीय, जिसे कहते हैं रिस्पेक्टफुल और पावरफुल आदमी था। तो जब उसकी सरकार डिसमिस करी थी तो वो पहाड़ों में गया था, उसने भी क्रांति करने के लिए कहा था कि मैं करूंगा। तो इन्होंने भैया फिर पहाड़ों में गनशिप हेलीकॉप्टर भेज के उन्हें मरवाया गया था, नवाब बुख्ती को। तो उसके बाद भी इंसर्जेंसी ने एक अलग रूप लिया था। जब खासकर उनकी डेथ के बाद बहुत सारे अलग अलग तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई थी बलूचिस्तान में,
उनका बदला लेने के लिए। तो बेसिकली अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान प्रोविंस में पाकिस्तानी फौज का कई जगह पर कंट्रोल है, कई जगह पर कंट्रोल नहीं है। सिविलियंस परेशान है, जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो अलग अपनी मनमानी चलाते हैं। और बलूचिस्तान की ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी बहुत ईरान में भी है। मैं हल्का सा 1 मिनट लेके एंड में फिनिश करते समय ये भी आपको बता दूं कि ईरान में भी जो इलाका है उसे सिस्तान कहते हैं, जो बलूचिस्तान का इलाका है। तो ईरान जो है वो बेसिकली मेजोरिटी शिया है और पर्शियन लोग हैं। जो बलोच हैं वो सुन्नी है, वहां पर वो माइनॉरिटी में है। तो वहां पर भी जो ईरान की इस्लामिक रजीम है जो खुमैनी साहब की, तो वो भी उनपे थोड़ा रिप्रेशन करती है। तो वहां पर भी संगठन इकट्ठे हुए हैं। जैश उल अदल वहां का एक सबसे बड़ी बेसिकली जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी वहां पर उनके ईरान की सरकार के खिलाफ लड़ती है और हमले वगैरह करती रहती है। तो बेसिकली उनका और इनका जो पाकिस्तान के बलोच आर्म्ड ग्रुप्स है और जो ईरान के आर्म्ड ग्रुप्स हैं बलोचिस्तान सिस्तान के अंदर के, इनके बीच में कोऑपरेशन रहता है। तो थोड़ा शरण वगैरह भी मिल जाती है एक दूसरे को, कि वो ईरान में कुछ कांड करके पाकिस्तान के बलोचिस्तान में आ जाते हैं और ये पाकिस्तान वाले यहाँ कांड करके वो ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान में चले जाते हैं। तो ये भी जरा चलता रहता है। और एंड में फाइनली अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।